स्वागत है बच्चों आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज विद आरजू में। आज हम लोग क्लास 8 का भूगोल पढ़ेंगे और सभी बच्चे कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे और जितने भी क्वेश्चन को मैं बताने वाली हूँ वो सारे क्वेश्चन को कॉपी पे नोट डाउन करेंगे। ये सारे क्वेश्चन क्लास 8 की बोर्ड में आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। सभी इसको ध्यान से पढ़ेंगे और कॉपी पे लिखेंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं प्रश्नों को जो ऑब्जेक्टिव रूप में रहेंगे। प्रश्न है, इनमें से कौन अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन दिया गया है पेट्रोलियम, कोयला, वन, प्राकृतिक गैस। यहाँ बच्चों समझना ये ज़रूरी है कि अनवीकरणीय संसाधन होता क्या है। अनवीकरणीय संसाधन हम उसको कहते हैं जिसका उपयोग करने के बाद उसका जो साधन होता है वो ख़त्म हो जाता है, वो सीमित होता है और जिसका हम पुनः उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है कि अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं है। पेट्रोलियम तो ऐसा ही पदार्थ है जो एक बार उपयोग करने के बाद ख़त्म हो जाएगा। कोयला भी सीमित है, इसका भी उपयोग होने के बाद ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये जो वन है, वन ऐसा है कि आप इसको काट देंगे फिर से पेड़ पौधे लगा देंगे तो उसकी पूर्ति हो जाएगी। इसलिए ये वन जो है अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं है। आंसर होगा वन। नेक्स्ट देख रहे हैं, प्रश्न है लद्दाख में पाया गया यूरेनियम उदाहरण है। ऑप्शन दिया गया है वास्तविक संसाधन, संभाव्य संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, सर्वव्यापक संसाधन। यहाँ लद्दाख में पाया गया यूरेनियम किसका उदाहरण है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना होगा कि वास्तविक संसाधन क्या है, संभाव्य संसाधन क्या है, नवीकरणीय संसाधन क्या है और सर्वव्यापक संसाधन क्या है। तो वास्तविक संसाधन उसको कहते हैं बच्चों जिसकी मात्रा हमें ज्ञात होती है और जिसका उपयोग हम लोग वर्तमान समय में कर रहे हैं। तो यूरेनियम जो लद्दाख है उसका उपयोग हम लोग अभी नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये आंसर तो नहीं होगा। संभाव्य संसाधन, संभाव्य संसाधन उसको कहते हैं जिसकी ना मात्रा हमें ज्ञात है ना हम उसका अभी उपयोग कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इतनी तकनीक नहीं है कि हम उसका उपयोग कर सकें। तो लद्दाख में पाया गया जो यूरेनियम है वो संभाव्य संसाधन में आता है, क्योंकि हो सकता है कुछ समय बाद 150 वर्ष बाद की ऐसा तकनीक विकसित हो जाए कि हम लद्दाख के रेगिस्तान में जाकर यूरेनियम निकाल सकें, इसलिए इसे संभाव्य संसाधन कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? तो मानव निर्मित संसाधन किसको कहेंगे इसे समझ लें। मानव निर्मित संसाधन हम उस संसाधन को कहते हैं जो मानव अपनी आवश्यकता के अनुसार प्राकृतिक संसाधन में, भौतिक संसाधन में कुछ उसमें परिवर्तन करके उसे अपने उपयोग के अनुसार बनाता है, इसे हम लोग कहते हैं मानव निर्मित संसाधन। तो झरने का जल है जो, वो तो प्राकृतिक संसाधन है, ये आदमी ने नहीं बनाया, मानव ने नहीं बनाया। उष्णकटिबंधीय वन है, ये भी कोई मानव इसे लैब में नहीं बना सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। और एक दूसरा आपका जो आंसर होगा कैंसर उपचार की औषधियाँ, तो ये मानव ने अपनी तकनीक, अपनी बुद्धि से इसे बनाया। औषधि मीन दवा, इसे हम लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके, पदार्थों का उपयोग करके उसे तकनीक में डाल के किस तरह से बनाना है, ये सारा चीज़ उसमें हम लोग उपयोग करके बनाते हैं, इसलिए ये मानव निर्मित संसाधन है। अगला प्रश्न है, जैव संसाधन होते हैं जीव जंतुओं से उत्पन्न, मनुष्यों द्वारा निर्मित, दूसरा ऑप्शन है निर्जीव वस्तुओं से उत्पन्न और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जैव संसाधन
उस संसाधन को कहते हैं जिसमें जान हो। तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि मनुष्यों द्वारा निर्मित संसाधन में जान नहीं हो सकता है। निर्जीव वस्तुओं में कोई जान, निर्जीव वस्तु हो गया जैसे लकड़ी वगैरह, लोहा वगैरह, तो ये इसमें जान नहीं हो सकता। लेकिन जीव जंतुओं से जो उत्पन्न होंगे वैसे संसाधन में जान होगा, इसलिए जैव संसाधन कहलाएंगे जीव जंतुओं से उत्पन्न। निम्नांकित में अनवीकरणीय संसाधन कौन है? ऑप्शन है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पेट्रोलियम, भूमिगत ऊर्जा। अनवीकरणीय संसाधन बच्चों वैसे संसाधन को कहते हैं जिसकी मात्रा सीमित है और जिसका उपयोग हम लोग कर रहे हैं, और अगर ज़्यादा उपयोग करेंगे तो आने वाले समय में वो एक तरह से समाप्त हो जाएगा और हम उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। इसे हम लोग अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम। सौर ऊर्जा ऐसा है जो नवीकरणीय हो जाता है, हम उपयोग करते हैं और फिर से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, फिर से वो बनता है। पवन ऊर्जा भी उसी तरह का है, ये भी आपका नवीकरणीय संसाधन है, तुरंत उसकी पूर्ति हो जाती है। भूमिगत ऊर्जा जो है उसकी भी उपयोग के बाद पुनः उसकी पूर्ति हो जाती है। लेकिन पेट्रोलियम ऐसा है जिसका उपयोग अगर हम एक बार कर लें ख़त्म हो जाएगा तो लाखों करोड़ों वर्ष बनेंगे इसको बनने में। जो मानव का एक समय है उसकी ज़िंदगी का उससे बहुत बड़ा है, इसलिए इसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण निम्न में से कौन नहीं है? ऑप्शन है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, कोयला, बायोगैस। पहले ही बता चुकी हूँ बच्चों कि नवीकरणीय संसाधन का मानी क्या होता है, जो उपयोग के बाद पुनः उसकी पूर्ति हो जाए, उसमें कोई कमी नहीं हो, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। लेकिन जिसका हम उपयोग कर लें, जिसकी मात्रा सीमित है, बाद में ख़त्म हो जाए, उसको हम लोग अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा ये सारे ऑप्शन नहीं होंगे, लेकिन कोयला ऐसा संसाधन है जो उपयोग के बाद ख़त्म हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर होगा कोयला। अगला प्रश्न है वैसे संसाधन जिसका एक ही बार उपयोग संभव हो और भंडार सीमित हो कहलाता है? ऑप्शन है नवीकरणीय, पुनः नवीकरणीय, पुनरुपयोगी, अनवीकरणीय। मैं इससे पहले आपको बता चुकी हूँ, इसलिए इसका आंसर होगा अनवीकरणीय। वैसे संसाधन जो सभी जगह पाए जाते हैं कहलाते हैं। जो संसाधन सभी जगह पाए जाएंगे वो कहलाएंगे सर्वव्यापक। जैसे हवा हो गया, मिट्टी हो गया, ये संसाधन जो आपके हैं सभी जगह पाए जाते हैं, इसलिए सर्वव्यापक हो जाएंगे। स्थानिक संसाधन उसको कहते हैं बच्चों जो किसी स्थान विशेष में पाए जाते हैं। जैसे झारखंड में हो गया कोयला, किसी खास स्थान में पाया जाता है, सभी जगह नहीं पाया जाता है। बॉक्साइड हो गया, ये भी कहीं खास जगह में पाए जाते हैं। लोहा, ये नहीं है कि पूरी जगह में ये फैले हुए हैं। अगला प्रश्न है वैसे संसाधन जिसकी मात्रा ज्ञात हो और वर्तमान में उपयोग किया जा रहा हो कहलाते हैं? ये भी मैं पहले बता चुकी हूँ। ऐसा जो भी संसाधन है जिसका हम उपयोग कर रहे हैं और बाद में वर्तमान में उपयोग भी हो रहा है और मात्रा भी ज्ञात है, उसको हम लोग कहते हैं वास्तविक संसाधन। इसका आंसर होगा वास्तविक संसाधन। जैसे झारखंड में कोयला है, बॉक्साइड है, खनिज तेल है, ये सारा संसाधन जो होगा वो वास्तविक संसाधन कहलाएगा। अगला प्रश्न है वैसे संसाधन जिनकी प्रकृति शीघ्रता से नवीकरण कर लेता है कहलाता है? अब देखिए वो कैसे संसाधन होंगे जो पुनः नवीकरणीय हो जाएंगे। वो संसाधन आपका सौर ऊर्जा होगा, पवन ऊर्जा होगा, जो पुनः यूज़ के बाद बन जाते हैं और उसकी कमी नहीं होती। ये पहले भी मैं बता चुकी हूँ, इसलिए इसका आंसर होगा नवीकरणीय। अगला प्रश्न है
निश्चित स्थानों में पाए जाने वाले संसाधन को कहते हैं। निश्चित स्थान में जो संसाधन पाए जाते हैं बच्चों, वो कहलाते हैं स्थानिक। माने स्थान विशेष में वो संसाधन हमें उपलब्ध होते हैं। जैसे हो गया लोहा, हो गया तांबा, हो गया, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इसलिए इसका आंसर होगा स्थानिक। अगला प्रश्न है, प्रौद्योगिकी संसाधन है। ऑप्शन है मानव निर्मित, मानक, संभाव्य, प्राकृतिक। तो इसका आंसर होगा बच्चों मानव निर्मित, क्योंकि मानव ही एक ऐसा जीव है जो अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है और किसी भी चीज़ को ज़्यादा उन्नत बनाता है, प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करता है। इसलिए मानव निर्मित जितने भी संसाधन होंगे वो प्रौद्योगिकी संसाधन कहलाएंगे। ये सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है बच्चों बोर्ड के एग्ज़ाम से, 8वां बोर्ड के एग्ज़ाम की दृष्टि से। इसे आप लोग कॉपी पे लिखते जाएंगे। अगला प्रश्न है, अजैव संसाधन कहलाते हैं। ऑप्शन है बच्चों निर्जीव वस्तुओं से निर्मित, मानव निर्मित, जीव जंतुओं से निर्मित, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा निर्जीव वस्तुओं से निर्मित। अजैव से ही पता चल रहा है कि जिसमें, पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि जिसमें जान ना हो वैसे चीज़ों से जो वस्तुएं बनती हैं उसको हम लोग निर्जीव वस्तुओं से निर्मित अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे कुर्सी हो गया, बेंच हो गया, टेबल हो गया, पंखा हो गया, जो भी हम लोग दैनिक जीवन में यूज़ करते हैं, या फिर और भी सड़क वगैरह हो गया, ये अजैव संसाधन कहलाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन स्थानिक संसाधन नहीं है। ऑप्शन है जल, लोहा, अब्रक, मैगजीन। तो ये स्थानिक संसाधन इसलिए नहीं है कि जल सभी जगह पाए जाते हैं, और स्थानिक संसाधन जैसे लोहा, अब्रक, मैग्नीज ये किसी खास स्थान पर पाए जाते हैं। इसलिए आंसर इसका होगा बच्चों जल। कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाएंगे बच्चों, और जहाँ नहीं समझ में आएगा उसे आप लोग लिखते भी जाएंगे। मानव स्वयं में एक है। ऑप्शन दिया गया है विकास, हास, संसाधन, इनमें से कोई नहीं। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मानव स्वयं में एक संसाधन है, क्योंकि एक मानव दूसरे मानव का उपयोग अपने लाभ के लिए, अपनी सहायता के लिए करता है। तो इसलिए मानव क्या होगा, मानव स्वयं एक संसाधन होगा। क्योंकि एक दर्जी जो है वो डॉक्टर की सहायता लेता है, एक डॉक्टर है वो इंजीनियर की सहायता लेता है, एक इंजीनियर है। इसलिए इसका आंसर होगा बच्चों संसाधन। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधन कौन सा है। जल, मशीन, कार, फ़ोन। यहाँ जितने ऑप्शन दिए गए हैं, मशीन, कार, फ़ोन, ये मानव निर्मित संसाधन। इसे मानव खुद बनाता है अपनी तकनीक का प्रयोग करके, अपनी सहायता के लिए, अपने कामों को आसान करने के लिए। लेकिन जो जल है वो बना बनाया है, इसे बना नहीं पाते हम लोग, सिर्फ यूज़ करते हैं। इसलिए ये प्राकृतिक संसाधन है। अगला प्रश्न है, पदार्थ की डैश उसे एक संसाधन बनाती है। जैसे जो पदार्थ हमारे लिए संसाधन है वो हो सकता है कि आपके लिए ना हो, दूसरे के लिए ना हो। जैसे एक बढ़ी है, बढ़ी का काम है लकड़ी का सामान बनाना, उसका औजार हम एक टीचर हैं तो उस औजार की हमें कोई आवश्यकता नहीं, तो वो उसके लिए संसाधन हो सकता है। लेकिन मेरे लिए वो कटार है, वो मेरे लिए संसाधन नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ कहा गया है कि पदार्थ की उपयोगिता उसे एक संसाधन बनाती है। जिस मानव के लिए उसकी उपयोगिता है वो उसके लिए संसाधन है। अगर हमारे लिए वो उपयोगी नहीं तो हमारे लिए संसाधन नहीं। तो संसाधन बनाने के लिए ज़रूरी है कि उसकी उपयोगिता उसके लिए उस समय के लिए हो। इसलिए इसका आंसर होगा उपयोगिता। संसाधनों के संदर्भ में मूल्य का क्या अर्थ है। कोई संसाधन तभी मूल्यवान हो सकता है बच्चों जब उसका महत्व हमारे लिए हो। अगर हमारे लिए उसका कोई महत्व नहीं हो तो वो मूल्यवान नहीं हो सकता है। इसलिए इसका आंसर होगा महत्व।
अगला प्रश्न है, किसकी खोज से खाना पकाने की पद्धति और अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ है? ऑप्शन दिया गया है आग, पहिया, मिट्टी, उपरोक्त सभी। इसका आंसर आप सभी बच्चे लोग जानते हैं कि इसका आंसर होगा आग ही ऐसा चीज़ है जिससे हम लोग खाना पकाना सीख गए और बहुत सारी प्रक्रियाओं का प्रचलन यहीं से आग की पद्धति से हुआ। अगला प्रश्न है, कौन से दो कारक पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करता है? ऑप्शन है समय, प्रौद्योगिकी, समस्या, और चौथा ऑप्शन है एक और दो दोनों। तो कोई भी चीज़ जो हमारे लिए आज संसाधन नहीं हो सकता, भविष्य में वो हमारे लिए संसाधन बन जाए, तो उसमें क्या क्या यूज होगा? समय यूज होगा और प्रौद्योगिकी यूज होगा। जैसे हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि लद्दाख में जो यूरेनियम पाया गया है उसे हम लोग अभी तक उपयोग नहीं कर पाए हैं, लेकिन हो सकता है कि 100 साल बाद, 50 साल बाद हो सकता है कि हमारी प्रौद्योगिकी उन्नत हो जाए और वहाँ से हम यूरेनियम को निकाल कर उसका उपयोग कर सकें। इसलिए इसका आंसर होगा बच्चों एक और दो दोनों। समय भी उसमें लगेगा और हमारी तकनीक भी लगेगी। आज का सेशन बच्चों यहीं पे समाप्त होता है। हम फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर जो 8वां बोर्ड में आने की संभावना है, और उसे हम लोग इसी तरह से डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे और आप लोग सभी लोग कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे और साथ साथ उसे नोट डाउन भी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।